एक टॉप का क्रिकेटर बनने का अटूट सपना एक युवक को कानून तोड़ने की कगार पर ले आया। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। तुम्हारी क्रिकेट कोचिंग फीस 75% माफ की गई है। अब तुम्हें महीने के सिर्फ 750 रुपए देने हैं। सर थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं सर, पर ये स्कूल की फीस कितनी माफ हुई है? नहीं बेटा, वो माफ नहीं हो सकता। तुम्हें महीने के 10,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। तुम काम करेगा? हाँ, शाम को 4 के बाद, जब तक आप बोले। हे रामाकृष्णा, एक जैकेट और पटका ला फटाफट। कच्चा है लेकिन सीखेगा। अभी 3,000 रुपये मिलेगा, बाद में हाथ बैठ गया तो 3.5 कर देगा। तो कल से ठीक 4 बोला तो 4 बजे। $3,000 में से 750 क्रिकेट क्लासेस का दे देंगे, 500 रुपये का ट्रेन का पास बनवा लेंगे और बाकी बचे 1750 वो हम मामी के हाथ में दे देंगे। लेकिन महीने के स्कूल का 10,000 रुपया कहाँ से आएगा? आपसे। लेकिन हमारे पास कहाँ से आएगा? लोन से। हर महीने 10,000 का लोन? नहीं मामा जी, आप 1 लाख रुपए एक साथ ही ले लीजिए, हम 1 साल की पूरी फीस भर देंगे। अरे बेटा, सेठ हमको काहे देगा लोन? वो क्या है ना मामा जी, पैसों की जरूरत तो सभी को होती है, मगर पैसों के साथ साथ अच्छे लोगों की भी जरूरत होती है। आप अच्छा काम करते हैं, आपको मना नहीं करेंगे, दे देंगे। ये जो रुपया है ना, पेड़ पे नहीं उगता है। मामा जी, हम क्रिकेट के लिए पेड़ पे तो क्या, पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। क्रिकेट के करियर की शुरुआत में अविनाश के पास एक रास्ता था जुगाड़ का और एक था जुर्म का। अपने सपनों को सच करने के लिए अविनाश ने जुगाड़ और मेहनत करना पसंद किया। कामयाबी मानो अगली बॉल पर थी और अविनाश बल्ला ताने पूरे फोकस के साथ विनिंग स्ट्रोक खेलने के लिए बेताब था। हमारा सेठ मान गया है, देंगे 1 लाख का लोन। भर दे अपनी फीस। सच्ची मामा जी? मामा जी थैंक यू मामा जी। अब वो वेटर की नौकरी करेगा कर्जा चुकाने के लिए। काम काम होता है, उसमें शर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन बेवकूफी और मेहनत में अंतर होता है। वेटर की नौकरी, होटल के मालिक ने एक फटका मारा ना कि नौकरी गई कचरे में। और जिंदगी किसकी कचरा होगी? हमारी, मतलब मेरी। अविनाश, तेरे लाइफ का टेस्ट में शुरू अब हो रहा है। लेकिन भैया, मैं वनडे की स्पीड से खेलूंगा और फिर 2020 जैसे जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ता जाऊंगा, देखना आप। गुड। बाबूजी, कल से हमारे मुंबई इंटर स्कूल कप के मैचेस शुरू हो रहे हैं।
हम उसमें खेल रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बेटा हम तुमको कैसे बताएं कि आज हम कितना फक्र महसूस कर रहे हैं। हमने आज तक तुम्हारे असली हुनर को कभी पहचान ही नहीं पाया ठीक से। बाबूजी, हम आपको, अम्मा को, भैया को, सबको खुश देखना चाहते हैं। हम खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। और घर पहुंच के ना हम तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भाई को एक खुशी खबर सुना देंगे। बस अब एक के बाद एक खुशखबरियाँ आती रहेंगी। अरे भाई हम गलत थे, तुम दोनों सही थे। अपना अविनाश जो है ना मुंबई में कमाल कर रहा है। बाबूजी, एक बार अविनाश मुंबई इंटर स्कूल कप जीत जाए ना, उसके बाद मुंबई तो क्या पूरे इंडिया में छा जाएगा। हमें पता था हमारा अविनाश कुछ अलग करेगा, बहुत ही अलग। अविनाश, अभी पूरी टीम जा रही है मॉल में पार्टी करने, तू भी चल। नहीं यार, हमको कुछ काम है, तुम लोग जाओ। चलना यार, तू कभी भी टीम के साथ आता ही नहीं है। यार जुनैद, तुमको तो हमारी कंडीशन पता है ना, हम एक एक पैसे जोड़ते हैं। अच्छा चल, ट्रीट मेरी साइड से, अब तो चलेगा ना? सॉरी यार, फिर कभी चलते हैं। चल बाय। अरे अविनाश ने पहले मैच में जान लगा दी थी, सबसे अच्छा खेला था वो। अब वो स्कूल का बेस्ट क्रिकेटर माना जाने लगा था। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के बावजूद भी अविनाश बहुत ही लो प्रोफाइल रहता था। जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी, वैसे ही अविनाश को भी सिर्फ अपनी मंजिल दिख रही थी, एक टॉप क्लास प्रोफेशनल क्रिकेटिंग करियर की। चीयर्स। यार तूने तो मतलब यार तोड़ डाला यार, मजा आ गया, दिल खुश हो गया यार। थैंक यू यार। बस यार ऐसे ही करके हमारे एक एक सपने पूरे होते जाए ना तो बहुत ही अच्छा है यार। अविनाश के सपने पूरे हो रहे थे। धीरे धीरे वो एक एक कदम अपनी उस फाइनल मंजिल की तरफ ले रहा था। वो दिन ब दिन मेहनत किए जा रहा था, अपने क्रिकेट को 100% दिए जा रहा था। लेकिन इस मेहनत मशक्कत के बीच वो अपने जिंदगी के हालात से हटता जा रहा था। और एक तो वो सिर्फ 17 साल का था। गुड शॉट। नाइस। अविनाश, मैं जितनी बार कहूँ, कम लगता है। तुम इतना आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे बतौर बैट्समैन, आई गारंटी यू। लेकिन सर, हमारी इस किट की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, सब खराब होने पर आ गया। सर, नई किट मिल सकती है क्या? नहीं, मिल तो सकती है, लेकिन इस बार पे करना पड़ेगा। समझ गए सर। भाई अविनाश, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है तुम्हारे किट जी का।
हाँ भैया, अब नया लेना ही पड़ेगा। 2 महीने हो गए अविनाश, तुम्हारी तनख्वाह हमारे हाथ में आई नहीं अभी तक। मम्मी वो हमारे हाथ में भी नहीं आई है, शेट्टी सर ने दी नहीं है। हाँ तो सब लोग हमारी तरफ बड़े दिल वाले नहीं होते हैं, कैसे फुकटिया लोगों को पालते रहे। माँ तू चुप कर राकेश, इस लड़के पे तो दिन भर क्रिकेट का भूत सवार रहता है। 2 महीने हो गए ये काम पे नहीं गया है, सेट्टी क्यों देगा तनख्वाह? रिश्तेदार लगता है तुम्हारा? क्या बोला तुम? अब से रोज आएगा टाइम पर? हाँ सर। कहाँ है? यहाँ काम पर। बल्लू, लेकिन तुम्हारा जगह तो बल्लू आ गया। अभी 2 महीना तुम मुंह नहीं दिखाएगा तो सरकारी नौकरी से भी निकाला जाएगा। हमें नौकरी से मत निकालिए सर, हम दिन रात काम करेंगे। मतलब तुम यहाँ प्रैक्टिस करेगा? नहीं सर, मतलब हम सब मैनेज कर लेंगे, बस हमें एक चांस देकर देखिए और थोड़ा सा एडवांस 10,000 बस। तुम्हारा इस क्रिकेट प्रैक्टिस का भूत के सामने मैं अपना होटल का बलि तो नहीं दे सकता ना हीरो। सर हमारा खराब टाइम चल रहा है सर। अभी मैं तुम्हारा टाइम ठीक करेगा ना तो मेरा खराब होगा। टाइम कभी भी किसी को साथ में लेकर नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना मेरा बात? अभी तुम जाओ, ऑल द बेस्ट। सर लवली शॉट। अविनाश, 1 साल से तुमने स्कूल की फीस नहीं भरी और पिछले 3 महीने से क्रिकेट कोचिंग क्लास की फीस भी नहीं भरी। सर हम कुछ दिन में आपको अरेंज करके दे देंगे सर। ये बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और पिछले हफ्ते भी तुमने कहा था कि 1 आध हफ्ते में। देखो अविनाश चौबे, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं होता। Come on! हम क्या कर सकते हैं बेटा? सेठ से अगर दोबारा लाख रुपए लिए तो समझो तुम्हारी तरह हमारी भी नौकरी गई, खाने के लाले पड़ जाएंगे। सच कह रहे हैं अविनाश। अम्मा अगर पैसे नहीं मिले ना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। पर बेटा इतना सारा पैसा हम कहाँ से जुटा पाएंगे? हमारे पास तो जेवर बेवर भी नहीं है जिससे हम गिरवी रख पाए। अम्मा इस बार हमारा बहुत ही अच्छा चांस है। अम्मा हो सकता है कि हम कुछ अच्छा कर दिखाएं। ले बाबा से बात कर। अविनाश को पैसा चाहिए, मुसीबत में है। कितने चाहिए बेटा? बाबूजी सारे पैसे चाहिए थे। बाबूजी क्या है ना कि स्कूल की फीस देनी है, क्लास की फीस देनी है, किट खरीदनी है, ट्रेन के पास के पैसे भी देने। तू जब जानता है कि हम दे ही नहीं सकते फिर मांगता क्यों है बेटा? अब और किससे मांगे? बाबूजी हमारी मंजिल बहुत ही करीब है। बाबूजी देखिएगा हमारा नंबर बहुत ही जल्दी लग जाएगा। तेरे बाबा का नंबर तो कभी लगा ही नहीं बेटा, जितने आए उतने ही आए, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। आप बोल रहे हैं कि हम जाकर बोले उससे? बेटा बोलते हैं। क्या? चुप नहीं होने वाले हम। कब बोलेंगे आप? अगले जन्म में? उठिए और जाके बोलिए। राकेश घर में नहीं है, अभी बोलिए जाकर, वरना हम चले जाएंगे। बोल रहे हैं। रुको, जाते हैं। अविनाश, तुमको 2 साल हो गए नया रहते हुए। जी मामा जी। हमसे जो हो पाया हमने किया कि नहीं? किया मामा जी। पर अब नहीं कर पाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि तुम जाओ, लेकिन घर की शांति चली गई। तुम तो जानते ही अपनी मामी को,
अभी जाने की जरूरत नहीं है, रात काफ़ी हो गई है। और हाँ, राकेश को भी मत बताना। कल जब वो कॉलेज चला जाए तब तुम देख अविनाश, अपना खोली छोटा है लेकिन अपना दिल किंग साइज है, किंग साइज। यार हमें कोई काम मिल सकता है? देख भाई, दुनिया में दो टाइप के लोग रहते हैं। एक वो जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो जो पैसा कमाते हैं ताकि काम ना करना पड़े। समझे? तू सोच तुझे क्या करना है। यार हमें सिर्फ क्रिकेट खेलना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है। रुको रुको, मैं अभी आया। हाँ, ये ले। देख अविनाश, तेरे को क्रिकेट पे फुल टू फोकस करने का, समझा ना? तो इन रोज का नौकरी वोकरी छोड़ दे। तो फिर हम खाएंगे क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? खाने वाने का बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। पका पकाया कुछ मिला तो बस उस पर अपना तड़का मारने का, खाने का, फूटने का। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। अपन को ना कुछ तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, बड़ा हाथ। एक फटके में ना ढेर सारा पैसा आएगा। मैं अपने पैसे से धमाल करूंगा, तो अपने पैसे से क्रिकेट खेल। पर क्या बोलो तो? बदल गई जिंदगी अविनाश की। ऐसा यूटर्न मारा जो गलत था और गलत रास्ते पर ले गया उसे। अब तक अविनाश जिस रास्ते पर चलता आ रहा था वो मुश्किल तो था, पर उसे सही दिशा में ले जा रहा था, उसकी मंजिल की ओर। पर अब ये नया रास्ता जिस पे वो चल पड़ा था वो सीधे बर्बादी की खाई में जाकर मिलने वाला था, जैसे कि हमेशा मिलता है। एक टॉप का बैट्समैन एक गलत शॉट खेलकर आउट होने जा रहा था। देख अविनाश, अपने को नहीं मालूम ये फोन किसका है। पुलिस ट्रैक करेगी और इसके मालिक को अंदर करेगी। और हम फोन यहाँ इस घर से नहीं करेंगे। ट्रैक किया तो पकड़े जाएंगे। यहाँ से नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से करेंगे? कोई ऐसी जगह जहाँ हम पकड़े ना जाए। अविनाश चौबे का दोस्त जगत गावड़े पोस्टर चिपकाने का काम करता था। अक्सर उसे गुमशुदा लापता लोगों के पोस्टर चिपकाने का काम मिलता था। ये पोस्टर कभी उसे गुमशुदा व्यक्ति के परिवार वालों से मिलते थे तो कभी स्थानीय पुलिस थानों से। इन्हीं पोस्टर से इंस्पायर हुआ ये आइडिया जगत के दिमाग में एक अरसे से था, लेकिन कुछ ही दिन पहले उसे अंजाम देने की संभावना उभरी थी। अपन को ना कुछ तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, बड़ा हाथ। एक फटके में ना ढेर सारा पैसा है। मैं अपने पैसे से धमाल करूंगा, तो अपने पैसे से क्रिकेट खेल। पर क्या बोलो तो? जिंदगी भर लोगों के तोपड़े चिपकाता आया हूँ। कभी कोई मिलता है ये पोस्टर्स वगैरह देख के? कभी कभी गुमशुदा लोग मिलते होंगे, कभी ढूंढने वालों को इनाम भी मिलता होगा। समझ गया। तो तुम कहना चाहते हो कि हम इन लोगों को ढूंढेंगे और इनाम लेंगे? नहीं रे, ढूंढना उन्ना अपनी बस की बात नहीं है। अपन सिर्फ इनाम लेंगे। लेकिन बिना बच्चे को ढूंढे कोई क्यों इनाम देगा? देख, अपन सिर्फ कॉल करेंगे कि आपका बच्चा हमारे पास है, आप पैसा दो, वरना। लेकिन यार ये तो जुर्म होता है। जुर्म तो तेरे साथ हो रहा है। इतना सारा टैलेंट तेरे पे कुट कुट के भरा हुआ है। तेंदुलकर, कोहली, सबका गंगा जमुना शरबत तेरे खून में है। और तू क्या कर रहा है? पोस्टर चिपकाने वाले जगत के खोली में वड़े पाव खा रहा है। ये तेरे पे जुर्म नहीं तो क्या है मेरे भाई, समझ। लेकिन यार कोई ऐसे पैसे क्यों देगा? जब ये लोग गायब हो जाते ना, इनके घर वाले ना मोम जैसे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, पागलों जैसे ढूंढते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हम पैसे कहाँ से लेंगे? आसान है, हम उनको फ़ोन कर देंगे, बोलेंगे आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, इसी जगह पर इतने इतने पैसे लेके आ जाओ। 1,50,000 मांगेंगे, ज़्यादा नहीं यार।
लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि अगर पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस हमारा फोन ट्रैक कर सकती है, हम पकड़े जा सकते हैं। हम हमारा फोन इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो फिर किसका फोन इस्तेमाल करेंगे? चोरी का। देख, लास्ट बॉल है, 6 रन चाहिए, क्या करेंगे? चार्ज करूंगा। हो चार्ज, ये लास्ट चांस है तेरे पास क्रिकेटर बनने का। शॉट कैसे खेला है कोई याद नहीं रखता, मैच जीता। ये ले, बात कर। मैं बात करूं? पागल हो गया क्या? देख, तैरना है तो कूदना पड़ता है। ये ले, कॉल कर। हमसे नहीं हो पाएगा। एकदम भारी आवाज निकालना। कर। हम नहीं कर पाएंगे यार, हमसे नहीं होगा। रुक, मैं करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? शोएब चाहिए ना, तो कल 1 लाख रुपए लाना। शोएब? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए प्लीज मेरी शोएब से बात कराइए, प्लीज मेरी बात कराइए। ज्यादा उछल मत। कल अंधेरी वेस्ट टिकट काउंटर पे ठीक 2 बजे आना। लाल शर्ट काली पैंट पहन के आना, हाथ में काली थैली और थैली में 1 लाख रुपए, समझे? अगर कोई होशियारी की, पुलिस को बुलाया, पैसे नहीं लाए, तो तेरा शोएब गया, समझे ना? नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस को साथ में नहीं लेकर आऊंगा। आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, लेकिन शोएब को कुछ नहीं होना चाहिए। आपके साथ शोएब आएगा ना? यार अगर उसने बच्चा मांगा तो? पहले मीटिंग में पैसा, दूसरी मीटिंग में बच्चा, सीधी बात। लेकिन यार हमारे पास तो बच्चा है ही नहीं ना। तो दूसरी मीटिंग भी कहाँ से होगी? समय तो वो पुलिस के पास जाएगा। जाए, जहाँ मर्जी जाए, पुलिस हम तक कैसे पहुँचेगी यार? ये मोबाइल बंद होगा, दूसरे फ़ोन से हम दूसरी पार्टी को कॉल करेंगे, उनसे पैसा निकालेंगे, समझे? अब हम अंधेरी जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, तो 1 लाख की जगह 2 लाख बुरे है क्या? ये ले, बात कर। हम बात करें तो आवाज़ एकदम भारी, एकदम भारी। मेरी मम्मी तुम्हारे पास है? कैसी है? अच्छी है, लेकिन अगर 1 लाख देगा तो और अच्छी होंगी, नहीं देगा तो बहुत बुरी हालत होगी। नहीं, मैं दे दूंगा 1 लाख रुपए दे दूंगा मैं। बोलो कब और कहाँ लाऊं? आज लाऊं? कल अंधेरी वेस्ट टिकट काउंटर पर, लाल शर्ट काली पैंट पहन कर आना, हाथ में एक काली थैली और थैली में 1 लाख रुपए होने चाहिए। और अगर होशियारी की, पुलिस को बताया तो देख मैं क्या करता हूँ। नहीं, कोई चालाकी नहीं, पूरे 1 लाख लेकर आ जाऊंगा। लाल शर्ट काली पैंट। यार कब से सोचता है कि ये करना ही करना है। अब देखना, कल माल आएगा और हम लखपति। सर उन लोगों ने मना किया था पुलिस के पास जाने के लिए, पता नहीं क्या होगा सर, बहुत डर लग रहा है। देखिए सलीम साहब, हर किडनैपर यही धमकी देता है, पर आप जैसे समझदार लोग होते हैं जो पुलिस पर भरोसा करते हैं और मदद मांगने आते हैं। सर, जिस फोन से कॉल आया था उसे ट्रैकिंग पे डाल दिया, जल्दी उसकी कॉल डिटेल्स और एड्रेस मिल जाएगी। आपकी किसी से कोई दुश्मनी या अनबन? नहीं सर, हम लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं सर, हमें हमारे बेटे के लिए बहुत फिक्र हो रही है। अब क्या करेंगे सर? वही जो किडनैपर चाहते हैं, तुम उनके पास जाओगे, लाल शर्ट ब्लैक पैंट, हाथ में काली पॉलीथीन की बैग और उसमें 1 लाख रुपए। फिर सर? फिर तुम्हारा काम खत्म और चोर पुलिस का खेल शुरू। ओए, टेंशन में? यार हम घर से ये सब करने के लिए नहीं भागे थे। क्या मैं ये सब करने निकला था? यार जिंदगी है, कभी बाउंसर, कभी लूज बॉल, और क्रीज पर भी टिके रहना है। चल, तो टेंशन मत ले, खा। मामा जी, प्रणाम मामा जी। खुश रहो। आइए। बेटा बैठिए। ठीक तो हो ना? हाँ, हम बिल्कुल ही ठीक हैं।
तुम्हें इस हाल में देखकर हमको अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं मामा जी, कोनो बड़ी बात नहीं है। हमको माफ कर दो बेटा। अरे नहीं नहीं मामा जी, आपसे तो जितना हो पाया आपने किया। अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमसे जितना हो पा रहा है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मामा जी। टेंशन मत ले यार, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। यार ये आदमी तो सलीम शेख या मुकेश शाह लगता है। ठीक, इसने लाल शर्ट काली पैंट पहनी है और हाथ में काली पॉलिथीन भी। चल बात कर। दूसरे वाले को भी आने दे। ये देख, दूसरा वाला भी आ गया। चल पर अब पहले किसे मिलेंगे? पहले वाले से तू मिल, दूसरे वाले से मैं मिलूंगा। पैसे लेकर सीधा निकल जाओ। तिलक ब्रिज के नीचे वड़ा पाव वाला है, वहीं पे मिल। क्या हुआ? क्या हुआ पर? दूसरे वाले के बगल में देखा? क्या? पुलिस वाले। पुलिस वाले? तुझे कैसे मालूम? जूते देख उनके। जूते? चल निकलते हैं। कौन हो तुम? मेरी मम्मी कहाँ है? मैं पैसे लाया हूँ, मेरी मम्मी कहाँ है? उस आदमी ने बोला था लाल शर्ट और ब्लैक पैंट पहन कर आना, पैसे भी ब्लैक पॉलिथीन बैग में लेकर आना। हाँ सर, उसने मुझसे भी यही कहा था। वो तो दिख रहा है। सर, हमारी और जीआरपी टीम ने वहाँ पूरे 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन या तो किडनैपर्स आए नहीं या फिर उन्होंने हमें पहचान लिया। या उन्होंने जीआरपी के जूते पहचान लिए होंगे। अगर उन्होंने जीआरपी के जूते पहचान लिए, इसका मतलब ये लोग पेशेवर मुजरिम हैं और एक से ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि 2 अलग पार्टीज को एक ही जगह पर एक ही समय पर बुलाना ये एक आदमी का काम नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे। सर, वो लोग मेरे बेटे को कुछ करेंगे तो नहीं ना? सर, मेरी मम्मी। देखिए, आप डरिए मत, हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। साला इतनी मेहनत की सब पानी में गई। एक और मैडम गया यार, कुछ नहीं। नेक्स्ट ओवर में देख, सब छक्के और चौके लगेंगे। सर, जिस नंबर से इन्हें कॉल्स आ रहे थे उसके ओनर का पता चल गया है। कोई विक्रम दास है, ताबे में लिया उसे। सर देखिए, किडनैपर्स को पैसे चाहिए, वो दोबारा आपको फोन करेंगे। डोंट वरी, इस बार हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन सर, मेरा बेटा। सर, मेरी मम्मी। उनका भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक आदमी है जो शायद उनका आदमी। तेरे साथियों के नाम बोल। कसम से बोल रहा हूँ, मेरे कोई साथीदार नहीं है। फिरौती के लिए कॉल तेरे फोन से आया था। वो 3 दिन पहले चोरी हो गया है साहब। इसकी तूने कंप्लेंट भी नहीं लिखाई होगी। साहब, सस्ता फोन था और मैं एक होटल में असिस्टेंट बावर्ची हूँ, नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ। पुलिस कंप्लेंट करने के लिए टाइम ही नहीं मिला।
अब तो तू लॉकअप में है तो तेरे पास टाइम ही टाइम है। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हम लोग तुझे धीरे धीरे दम लगाकर नहीं पकाएंगे, सीधा प्रेशर कुकर में डाल के पकाएंगे, फिर तू सीटी मारेगा ना। बोल। नहीं साहब, मुझे मत मारिए, मैं कुछ नहीं जानता इस सब के बारे में। मेरा फोन चोरी हो गया था बस, मैंने तो आज तक ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ा है साहब। विक्रम दास निर्दोष था और पुलिस को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और दूसरी तरफ जगत और अविनाश ने अपनी सेकेंड इनिंग्स के प्लान बनाए। क्रिकेट जगत में अपने हुनर और मेहनत के बल पर अपना नाम बनाने निकला था अविनाश, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ पैसा बनाने की फिराक में था, और वो भी सिर्फ क्रिकेट के लिए। इस बार अंधेरी स्टेशन नहीं, कुर्ला स्टेशन बुलाएंगे। कुर्ला क्यों? अंधेरी क्यों नहीं? यार अंधेरी हम लोग के लिए ना पनौती है। यार हमें तो लगता है ये काम ही पनौती है हमारे लिए। बकवास मत कर। देख, एक बार फ्रंट फुट पे गए तो बैक फुट पे नहीं जाते। या तो सिक्सर उड़ेगा, नहीं तो लल्लू कैच देगा। समझ रहा है कि नहीं? ये लग फोन लग। पहले फिरोज से बात कराओ मेरी। वक्त आने पर बोलेगा तेरा लड़का। क्या चाहिए तुम्हें? कल 2 बजे कुर्ला स्टेशन पर। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 2 लाख रुपए लेकर आना, काली पॉलिथीन में लेकर आना, लाल शर्ट काली पैंट पहनकर। मुझे मेरा फिरोज मिल तो जाएगा ना? पहले हम पैसे लेंगे, गिनेंगे, उसके बाद शाम को तेरा लड़का तेरे घर भिजवा देंगे। अगर पुलिस का कोई भी शॉट किया ना तो देख तेरे लड़के का क्या हाल करते। जिंदगी भर तड़पता रहेगा कि तेरा लड़का जिंदा है या मार डाला। यार वो पैसे लेकर आएगा, और इस बार वो पैसे हमारी जेब में होंगे। यार 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 1 लाख होंगे हमारी जेब में। एक तेरी जेब में, एक मेरी जेब में। यार 1 लाख से तो बहुत ही कुछ हो सकता है। हाँ, ये तेरा सबसे बड़ा स्कोर होगा, सबसे बड़ा। सर, किडनैपर का एक और कॉल आया है, पर इस बार किसी दूसरे बच्चे फिरोज बेग के लिए। उसकी फैमिली भांडूप में रहती है और फिरौती की रकम कुर्ला रेलवे स्टेशन पर मंगवाई है। उसके बाद असलम बेग ने ये रिपोर्ट लिखवाई है। सर हमारे केस से ताल्लुक? सर, काली पैंट, लाल शर्ट और हाथ में काली पॉलीथीन की बैग जिसमें पैसे। भांडू पुलिस स्टेशन को फोन लगाओ। सर। बोला इंस्पेक्टर। आपके यहाँ फिरोज बेग किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ। आपकी इजाजत हो तो इसकी तहकीकात हम करेंगे। मुझे लगता है ये उसी गैंग का काम है जिसके 2 किडनैपिंग केसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अपने 2 लोग आपकी टीम में ज्वाइन करा देता हूँ। ठीक है। वैसे फिरोज गायब कब हुआ था? 1 सेकेंड है। कुछ 6 हफ्ते हो गए। ठीक है। शोएब 3 महीने पहले गायब हुआ था, मुकेश की मां गुणवंती शाह 2 हफ्ते पहले, और फिरोज 6 हफ्ते पहले। जी सर। यादव, आज तक तुमने एक भी किडनैपिंग का मामला ऐसा देखा है कि जिसमें फिरौती की रकम 48 घंटे के बाद मांगी गई हो? तो सर, आपको क्या लगता है ये किडनैपिंग का केस नहीं है? ना, ये किडनैपिंग का मामला है ही नहीं। ये लोग इनके पास है ही नहीं। ये लोग यूं ही मिसिंग हुए लोगों के घर वालों को तुक्का लगाने के लिए कॉल कर रहे हैं। लेकिन सर, इन्हें नंबर्स कहाँ से मिल रहे हैं? वो भी 3 अलग अलग घरों के। उन्होंने उन्हीं नंबर्स पे कॉल किया है जो तीनों के गुमशुदा पोस्टर्स पे दिए गए थे। और पोस्टर शहर में जगह जगह होते हैं, एक ही जगह नहीं होते। लेकिन पोस्टर चिपकाने वाला तो एक ही आदमी हो सकता है। प्रणाम बाबूजी। कैसे हो बेटा अविनाश? बाबूजी हम बिल्कुल ही ठीक हैं। बेटा वो तेरा क्रिकेट के कोचिंग के लिए पैसों का इंतजाम हो गया? अभी तक तो नहीं हो पाया। बेटा बस कर, वापस लौटा। हम लौटेंगे जरूर, पर वापस आने के लिए नहीं। आपको, अम्मा को, भैया को, सबको लेकर आएंगे हवाई जहाज से यहाँ मुंबई। हमारा मैच देखेगा आप लोग स्टेडियम में, लाइव मैच। बेटा हमें सारी सच्चाई का पता चल गया है। दामोदर ने मुझे बता दिया है कि कुंती की वजह से तुझे घर से बाहर जाना पड़ा। बहुत जल्दी हमारा खुद का घर होगा और उस दरवाजे पर लिखा होगा कि यहाँ सबके लिए जगह।
अविनाश पिच क्लियर है, चलो ओपनिंग करते हैं। असलम साहब। जी आप कौन? आपके हाथ में जो है वो हमें दे दीजिए। पहले मुझे मेरे फारूक से मिलाइए। बोला था ना तुझे तेरा लड़का मिल जाएगा। शाम को तेरे घर पे तेरा लड़का पहुंच जाएगा, लेकिन अभी जो तेरे हाथ में है ना वो हमें दे। जल्दी दे। अरे देना। भाग अविनाश। सर मैं सच में पोस्टर चिपकाता हूँ। अब भाटी नगर पुलिस स्टेशन में किसी से भी पूछ लेना, सब पहचानते मुझे सर। और तू क्या चिपकाता है? सर हम स्टूडेंट सूफिया हाई स्कूल में 11वीं में पढ़ते हैं। और ये लोगों को ठगना, पैसे लूटना, ये कहाँ से सीखा? उसके लिए अलग स्कूल ज्वाइन किया है क्या तूने? सर हम क्रिकेटर हैं, मुंबई इंटर स्कूल कप जीता स्कूल के लिए। सर ये सब कुछ क्रिकेट किट के पैसों के लिए किया सर। सर ये जगत है, भाटी नगर पुलिस थाने के लिए पोस्टर लगाता है, और ये क्रिकेटर है अविनाश। दोनों के रिकॉर्ड क्लियर है सर। शायद अभी तक कभी पकड़े नहीं गए होंगे। अच्छा रास्ता चुना है अपने सपने पूरे करने के लिए। सर ये अविनाश चौबे सच बोल रहा है। इसके मामा से स्कूल में, क्रिकेट कोचिंग क्लासेस में, जहाँ कहीं भी हमने बात की, सबका एक ही कहना है। क्या? यही कि ये लड़का काफ़ी बड़ा क्रिकेटर बन सकता था, काफ़ी टैलेंटेड था, इसने बहुत सारे मैचेस जीता है, और इसका एक रिकॉर्ड रहा है सर, ये कभी भी आउट नहीं हुआ। जुल्म के बॉल ने बीट कर दिया उसे, जिंदगी के मैच में क्लीन बोल्ड हो गया। 2 साल पहले लखनऊ से आया था सर, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी अच्छा करियर बन सकता था, पर 4 महीने पहले इसके मामा ने इसे घर से निकाल दिया। क्यों? बुरी आदत है? बुरी किस्मत सर, गरीबी, पैसे नहीं थे किट खरीदने के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए, स्कूल फीस देने के लिए, और इसी दौरान ये जगत से मिला और ये कांड प्लान किया। उम्र क्या होगी इसकी? 17 साल सर, जुवेनाइल है। जुवेनाइल है लेकिन क्रिमिनल भी है, ये बात नहीं भूल सकते हम लोग। मामा जी हमको इसके सिवा कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। हमें क्रिकेट किसी हाल में छोड़ना ही नहीं था। जानते हैं बेटा, पर ये नहीं सोचे थे कि तुम जुर्म का सहारा लोगे। खैर, तुम्हारे माँ बाप को खबर कर दी गई है। उनको यहाँ का पता मत दीजिएगा मामा जी, हम उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे, उनको मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बेटा, अब पूरी जिंदगी यही मुंह लेके जीना पड़ेगा। आदत डाल लो और गांठ बांध लो कि वापिस ऐसा नहीं करोगे। बाबूजी आज रात की टिकटें मिली है, परसों तक पहुंच जाएंगे हमारे अविनाश के पास। खानदान की नाक कटवा के रख दी इस लड़के ने। बस कुंती, पहले दिन से बोल रहे थे मत रखिए इस लड़के को घर में, लेकिन नहीं, मजाल है जो बात मान ले आप लोग हमारी। हम तो देखते ही समझ गए थे इस लड़के में गुनहगारों वाले लक्षण हैं, लेकिन नहीं, आप लोग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। भले ही वो गुनाहगार है, पर असली गुनाह तुमने किया है। अरे वाह, मतलब करे कोई और भरे कोई।
हम तो बैठे ही यहाँ पे कि जब जिसका मन आए चार बातें सुनाए, जलील करे और निकल जाए। बस जगत गावड़े को आईपीसी की धारा 363, 385 और 387 के तहत जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है और चूंकि जुर्म के वक्त अविनाश नाबालिग था, इसलिए उसे जुवेनाइल करेक्शन होम में भेजा गया है। हमारे देश में क्रिकेट एक मजहब है। देश की हर गली में एक पोटेंशियल क्रिकेटिंग स्टार है, लेकिन देश की गिनी चुनी गलियां ही स्टारडम के रास्ते में जाकर मिलती हैं। ज्यादातर गलियां डेड एंड में खत्म होती हैं। अविनाश ने डेड एंड की वो दीवार फांद ली और मुंबई के अपॉर्चुनिटीज के समंदर में छलांग लगा दी। कूदने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन तैरने के लिए संयम और एकाग्रता की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अविनाश ने बहुत हाथ पैर मारे, एक से एक भंवर उसका इम्तिहान ले रहे थे, पर अफसोस आखिरकार उसने घुटने टेक दिए। डूबने के डर से उसने आसान रास्ता चुना, जुर्म का रास्ता, जो कि एक ऐसे डेड एंड में जाकर मिलता है जिसकी दीवारों के परे सिर्फ जेल का अंधेरा होता है। जिस वक्त जिंदगी के मैच का सबसे लो पॉइंट था, उस वक्त जिंदगी की क्रीज पर ईमानदारी से टिके रहने की बजाय अविनाश ने गलत शॉट खेला। ना सिर्फ मैच हारा, सीरीज हारा, बल्कि खुद क्रिकेट का खेल हार गया। बहुत दुख और आक्रोश महसूस होता है टैलेंट को पैसों के सामने तड़पता देखकर, लेकिन अगर टैलेंट पैसों के लिए जुर्म का सहारा ले तो किसी भी सूरत में उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। जुर्म के लिए दिया गया हर जस्टिफिकेशन बेकार है, व्यर्थ है। जुर्म बर्बादी का दूसरा नहीं बल्कि पहला नाम है। दूसरी ओर संयम और मेहनत ही कामयाबी का पहला नाम है। चाहे सुनील गावस्कर हो या सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल हो या सानिया मिर्जा, पीटी उषा हो या फिर मैरी कॉम, इन सभी स्पोर्ट्स स्टार ने चमकने से पहले निराशा और मायूसी का अंधेरा देखा है। जितना उनके टैलेंट ने उनका साथ दिया, उतना ही उनके मजबूत कैरेक्टर ने उन्हें सपोर्ट किया। कैरेक्टर मुश्किल घड़ी में ही अपना रंग दिखाता है। इंसान की असली कामयाबी वही होती है जब उसका कैरेक्टर नहीं डगमगाता, ना ही तकदीर की आंधी से और ना ही शॉर्टकट के लालच से। अविनाश काफी हद तक कैरेक्टर के फील्ड पर टिका रहा, पर आखिरकार वो खुद हिट विकेट करके आउट हो गया। टैलेंट घट सकता है या बढ़ सकता है, लक अपनी कहानी लिख सकता है, लेकिन कैरेक्टर में कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। उस दिन पहली बार मेरी नजर अशोक पर पड़ी। मेरी आंखों के कोने से मैं सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी। शादी मेरी एक सहेली की थी। पूरी शादी के दौरान अशोक गोयल ने एक पल के लिए भी मुझ पर से नजर नहीं हटाई। हमारी दूसरी मुलाकात जया के घर हुई। जया मेरी सहेली है। जया का पति मुकेश है, अशोक का दोस्त मुकेश आठवले। एक्सपोर्ट कंपनियां? जी, शर्ट्स एक्सपोर्ट करती है हमारी कंपनी। साउथ कॉटन तिरुपुर से आते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। मैं देखती। अरे अशोक, आओ ना, चाय लोगे? इसी के लिए तो आए हो जाए भाभी। आओ अशोक, बैठो। किरण, ये अशोक है मेरा खास दोस्त। नमस्ते। अशोक, ये किरण है तुम्हारे जया भाभी की सहेली। ये एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती है। और किरण, ये अशोक एक केटरिंग कंपनी में मैनेजर है। जी नहीं, इत्तेफाक नहीं था कि अशोक उसी समय जया और मुकेश के घर आया जब मैं वहाँ थी। ये मुलाकात जया ने पहले से ही प्लान की थी। ये बात मुझे बाद में समझ आई जब मैं और अशोक मिलने लगे थे। अच्छा, एक बात बताओ, उस दिन रवि की शादी में तुम मुझ पे लट्टू हो गई थी ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो नहीं होते, रोड साइड रोमियो। रोड साइड रोमियो, जिसके साथ पहली नज़र में तुम्हें प्यार हो गया और दूसरी मुलाकात में तुमने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन शादी पर नहीं चाहते मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे। जया के घर पहले तुम मुझे डिसेंट लगे, फिर अच्छे। उस दिन जब मैं तुम्हें देख रहा था
तो तुम्हारे सिवा मुझे भी कोई देख रहा था। कौन? तुम्हारी सहेली जया। चलो अच्छा है, आखिर कोई तो पसंद आई। क्या? बाबा घूरा जा रहा था उस लड़की को। क्या जया भाभी, क्या बोल रही हैं आप? मैं किसी लड़की वड़की को नहीं घूम रहा था। वैसे उसकी शादी नहीं हुई है और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। आपको कैसे पता? सहेली है मेरी। ओहो, तो जया के यहाँ वो मिलना इत्तेफाक नहीं था? हाँ, पर शादी में मिलना इत्तेफाक था। हमारी दूसरी मुलाकात साजिश थी। इस साजिश को लेकर मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? अब इतनी बुरी फंस गई हूँ कि चाह कर भी निकल नहीं सकती तुम्हारी इस साजिश वाली जाल से। वैसे मैंने जया भाभी को बोला था हमें मिलवाने के लिए। मुझे इस मिलने से कोई एतराज़ नहीं है अशोक, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। जी मैं केटरिंग कंपनी मैनेजर हूँ। दहीसर में ऑफिस है, नीतिका केटरिंग सर्विसेज। काफ़ी सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा चल जाता है मेरा। किरण ने बताया था तुम्हारे माता पिता के बारे में। जी हाँ, मैं 8 साल का था जब दोनों चल बसे। तब से मैंने ही अपने आप को बड़ा किया अंकल जी। लेकिन कोई तो रिश्तेदार रहे होंगे तुम्हारे। आंटी जी, जब बुरा वक्त आता है तो अक्सर रिश्तेदार आपको बोझ समझते हैं। मेरे साथ कुछ अलग नहीं हुआ। बचपन में उन्होंने मुझे बुलाया तो होश संभालते ही मैंने उन्हें। पर अगर आप लोग चाहें तो मेरे रिश्तेदार बन सकते हैं। मुझे और मेरे माँ बाप को अशोक के अतीत पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया और उसकी मौजूदा सच्चाई तो हमारे सामने ही थी। लेकिन जब अशोक की सच्चाई ने हमें चूर चूर कर दिया तब अशोक और मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के 6 महीने बाद जब किरण 4 महीने की प्रेग्नेंट थी तब उसकी दुनिया तहस नहस हो गई। अंधेरे में से एक तीर चला और किरण के भरोसे को चीर गया। ये तीर उस पर्दे को फाड़ गया जिसके पीछे छुपा था एक खामोश झूठ, एक शातिर ढोंग। अरे यार किरण, एक ही बात कितनी बार बोलूं? 4था महीना चल रहा है तुम्हारा, अब नहीं करते ऐसी पहलवानी। आओ बैठो आराम से। अब तुम ऑफिस से भी छुट्टी ले ही लो। तुम ना बहुत परेशान हो जाते हो। लोग 8वें महीने तक काम करते हैं, मैं आराम से 3-4 महीने और काम कर सकती हूँ। सिर्फ ऑफिस में जाकर पैसे कमाना काम नहीं होता, और मैं तो ठीक ठाक कमा ही रहा हूँ ना। तुम इस वक्त सिर्फ इसको संभालो। इस वक्त इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है। और जरा सोचो क्या बोनस मिलेगा हमें। इस वक्त कौन हो सकता है? तुमने किराने वाले से कुछ मंगाया है क्या? नहीं तो। अशोक गोयल जी। सारे घर की तलाशी लो। अरे सामने से। क्या बात है? आप लोग कौन है मैडम? क्राइम ब्रांच। आप हमारे घर की तलाशी क्यों ले रही है मैडम? प्लीज मैडम, आप बोलेंगी भी? मैडम, गन मिल गया। अशोक, ये हमारे घर पे कैसे? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ किरण। मैडम ये क्या हो रहा है? और ये गन यहाँ कैसे? ये गन यहाँ कैसे है ये तुम पूछ रहे हो मिस्टर अशोक गोयल? इतनी बुरी याददाश्त है तुम्हारी। कल रात की बात याद नहीं है जब ये गन तुमने खुद खरीदी थी? इसमें सिर्फ जोर है, शोर नहीं। अब्दुल उस्मानी, बंदूकें बेचने वाला हमारी कस्टडी में है। हमने थोड़ा जोर आजमाया, उसने बड़ा शोर मचाया और उस शोर की उपज तुम हो। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये झूठ है। मैडम, मेरे पति एक केटरिंग कंपनी में मैनेजर है। वो गन क्यों खरीदेंगे मैडम? वही तो हम जानना चाहते हैं, क्यों? मैडम जी, वो अब्दुल उस्मानी है, घोड़े बेचने वाला। उसने कल रात 2 इंपोर्टेड पीस बेचा है। किसे बेची गोविंद? नाम बता।
अब वो तो नहीं पता मैडम जी, पर ये खबर पक्की है कि उसके 2 गन्स गए हैं। कांड तो पता होगा, कुछ तो आइडिया होगा गोविंद। मैडम जी अगर आइडिया होगा किसी को तो अब्दुल उस्मानी को होगा। इधर चेंबूर में गीता बार में बैठा है, एक क्वार्टर डाउन है, फटाफट उठवाओ और खुलवाओ। अब्दुल ने हमें तुम तक पहुंचाया है, अब तुम मिस्टर अशोक गोयल हमें इस कांड तक पहुंचाओगे जिसके लिए तुमने 2 गन्स खरीदी। मैडम मैंने कोई गन नहीं खरीदी। लूट थी, सुपारी थी, क्या था बोल। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती आप? ठीक है तो अब हम करेंगे। मैडम आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मैडम। मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। अशोक आप लोगों ने जानबूझकर बंदूक मेरे घर में डाली थी ना, मुझे फंसाने के लिए। मैडम आप लोग गलत कर रहे हैं, छोड़िए इन्हें। नाम क्या है तुम्हारा? किरण, मिसेस किरण गोयल। मिसेस किरण गोयल, तुम अपने पति का ढोंग नहीं समझ पाई हो या फिर समझकर हमारे साथ ढोंग कर रही हो। मैडम अशोक, मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ किरण, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे नहीं पता वो गन हमारे घर में कैसे आ गया। तो अशोक ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान ही जाने, कोई बहुत बड़ा झोल है। मैंने कोई गन नहीं खरीदी यार। मैडम मैं गारंटी दे सकती हूँ अपने हस्बैंड की, जरूर आप लोगों की तरफ से कोई गलती हुई है मैडम। अच्छा मैडम लॉजिक लगाइए ना, जैसे मैंने आपको कहा था नितिका केटरिंग में काम करने वाला आदमी गन क्यों खरीदेगा मैडम? मैडम दूसरा भी कस्टडी में आ गया है। तुम मुकेश आठवले को तो जानती हो ना? मुकेश तुम्हारे पति का पार्टनर है, दोनों ने मिलकर गन्स खरीदी। ये वाली। मेरा दिल भी इसी पे आया है। दिल की सुनिए जनाब, दिल की 2 ही पीस हैं ऐसे। ऐसी माशूका ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कितने में पड़ेगी? अरे मुकेश भाई, आपको और अशोक भाई को गन मैं क्या पहली बार दिखा रहा हूँ, और आप भी पहले मेरे से माल खरीद चुके हैं। पैसे वैसे हटाइए, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही ले जाइए। खामोश माशूका है। तुम्हारे पति अशोक और मुकेश ने मिलकर कई सारे जुर्म किए, लेकिन इस बार जुर्म करने से पहले ही हमने उन्हें धर लिया। ये तुम्हारे हस्बैंड के जुर्मों का चिट्ठा है। एक एक जुर्म को हमने अच्छी तरह से स्कैन किया और उसके बाद तुम्हारे घर पे रेड की। सब मारेगा बस साहब, पहला झूठी बोलेगा साहब। देख अब्दुल, सीधी तरह से नाम बोलते, ज्यादा ड्रामा मत कर। एक का नाम है अशोक गोयल, दूसरे का नाम है मुकेश आठावले। कौन है ये दोनों? पुराने चावल है मैडम, हिस्ट्री शीटर हैं दोनों। द होप जुवेनाइल होम सायन, पायधोनी जेल, थाने जेल, तालोजा जेल। और मुकेश भी कुछ कम नहीं है, दोनों की दोस्ती जेल में ही हुई थी। पहली बार मां बनने जा रही किरण ने पहली बार इतना बड़ा धोखा भी खाया था। सारे पुलिस रिकॉर्ड्स के बावजूद भी किरण को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से उसे प्यार हुआ था, जिससे उसने शादी की थी, जिसका अंश उसके अंदर पल रहा था, वो आदमी वो था ही नहीं, वो तो कोई और ही था। एक हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल जिसका जुर्म से रिश्ता बचपन से जुड़ा हुआ था। 14 साल पहले 14 वर्षीय अशोक मध्य प्रदेश के रायसेन कस्बे से भागा था एक बेहतर जिंदगी का सपना पूरा करने। अशोक के हिसाब से बेहतर जिंदगी वो थी जहां काम कम से कम हो, पैसा ज्यादा से ज्यादा हो और रास्ता सबसे आसान हो। मुंबई पहुंचकर उसने काफी जल्दी समझ लिया था कि इस शहर में गुजारा करना बाएं हाथ का खेल है, पर अय्याशी के लिए बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। साला टेबलों पर पोछा मार मार कर अपनी जिंदगी पोछे जैसी हो गई है। दीपक भाई, ये पोछे को फेंक कर अब हाथ मारने का टाइम आ गया है, बड़ा हाथ। पर दीपक भाई, पंकज भाई, पुलिस का क्या करेंगे? वो फिल्मों में कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक और डायलॉग होता है फिल्म में, जो डर गया वो मर गया। क्यों पंकज? एकदम ठीक कहा दीपक भाई। देख भाई अशोक,
ये बड़ा हाथ इतना बड़ा होना चाहिए ना कि दुनिया इन हाथों में आ जाए और हम पुलिस के हाथ कभी ना आए। देख पंकज, ऐसा हाथ आसान कैच की तरह अपनी तरफ आ रहा है। सेठा निकल मायके जा रही है, मतलब अपना सेठ पूरा दिन बियर बार में चिपका बैठेगा। उनका लड़का चला जाएगा दोस्तों के साथ लौंडीबाजी करने। सेठ का घर और तिजोरी अपने लिए खुला मैदान है। आपको ये सब कैसे पता है दीपक भाई? सेठ का ड्राइवर अनवर बोला मेरे को लूट का हिस्सा लेगा वो। बड़ा हाथ मारना है तो बड़े लोगों के छोटे लोगों से हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आज की रात अपनी बड़ी रात है। अब देखना अपनी बड़ी टिकट कटेगी। दीपक, पंकज और अशोक इस चोरी के तुरंत बाद पकड़े गए। क्योंकि अशोक नाबालिग था इसलिए उसे जुवेनाइल होम भेजा गया। जिंदगी के जंगल में भूखे जानवर अशोक ने जुर्म का खून चखा था। मेहनत और ईमानदारी की रोटी उसे अब रास नहीं आती। उसे बस इजी मनी की भूख थी। वो लूट और चोरी के लिए घात लगाए बैठने लगा। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कोई जेल नहीं जहां तुम्हारे हस्बैंड का कोई साथीदार ना। मुकेश और अशोक की दोस्ती भी अंजेवाड़ा सेंट्रल जेल में ही हुई। चोरी? और तुम? एक बंदे का हाथ काट डाला। पुरानी दुश्मनी थी। ऐसे तूने क्या चुराया? गरम गरम रोकड़ा। कुछ ऐश किया क्या? बिल्कुल नहीं। है तेरी। पुलिस ले गए सारा? नहीं, मैंने उनको बोला कि सारे के सारे खर्च हो गए, लेकिन सारे छिपा कर रखे हैं। ओ तेरी। क्या करेगा अभी उनका? कंपनी खोलने का प्लान है दोस्त, जहाँ 6-7 लड़के होंगे अच्छे, हथियार हो, अड्डा हो और अपने कुछ खबरी। मैनेजर की नौकरी मुझको ही देना। अरे पहले बाहर तो निकल लें भाई। अरे भाई, कोई जेल अपन से इतना प्यार थोड़ा ही करता है कि जिंदगी भर सलाखों में लिपटे रहे। जब दोनों बाहर होंगे तब बात करते हैं। अगर कुंडली मिली तो जोड़ी बनेगी और नहीं मिली तो राम राम। अशोक और मुकेश की कुंडली मिली। पिछले 2 साल से दोनों साथ काम कर रहे हैं। किरण, मुझे तो कभी डाउट नहीं था और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड एक छटा हुआ क्रिमिनल है। अब एक सिंपल सवाल, क्या इस ढोंगी पति के साथ रहकर तुम भी ढोंगी बन गई हो? क्या तुम सब जानती हो फिर भी अनजान बनने की एक्टिंग कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि ये गन्स क्यों खरीदे गए थे? नहीं मैडम, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। और हम में से किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी। होती तो फिर ये शादी नहीं होती। देखिए मैडम, हम अमीर नहीं हैं मैडम, पर ईमानदार हैं, इज्जतदार हैं। मैं अपनी बेटी को किसी क्रिमिनल के साथ कभी आगे बढ़ने नहीं देता। देखो मुकेश, अशोक, तुम्हारी बीवी का प्यार व्यार का मामला था इसलिए तुम्हारा ढोंग उसके साथ चल गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई चांस नहीं है। इसलिए जितना जल्दी तुम अपना मुंह खोलोगे उतना कम हम तुम्हें खोलेंगे। अब बोल, क्यों खरीदे थे वो गन्स? इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। सीसीटीवी का काम चालू है पर शुरू नहीं हुआ है। हम आराम से अंदर आ जा सकते हैं। वो तो ठीक है अशोक, लेकिन वो सिक्योरिटी वाला रात भर बैठा रहेगा, उसका क्या? जान का खतरा होगा तो बैठा ही रहेगा, 1 इंच तक नहीं हिलेगा। वो भी है। हम एक कहने की दुकान लूटने वाले थे मैडम। वो बंदूकें सिर्फ डराने के लिए खरीदी थी सिक्योरिटी वाले को। अगर वो सिक्योरिटी वाला नहीं डरता तो क्या करते तुम दोनों? गोली नहीं चलाते मैडम। जब गोली नहीं चलानी थी तो असली बंदूकें क्यों खरीदी, वो भी लोडेड? तुम दोनों बिना पलक झपकाए उसे गोली मारते थे। और अगर साले ने हीरो बनने की कोशिश की तो वहीं ढेर करके जीरो कर देंगे।
धाम धाम धाम, खेल खत्म, कोई सबूत नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन धाम 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 सुनाई नहीं देना चाहिए ना, साइलेंसर वाले गन लेने होंगे। सावंत, जिस दुकान को लूटने का इनका प्लान था, इन दोनों को वहां ले जाओ। वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करो। जब ये दोनों मुआयना करने गए थे तो सीसीटीवी कैमरा ने इन्हें पकड़ा जरूर होगा। यस मैम। और हाँ, वो अब्दुल उस्मानी का स्टेटमेंट भी ले लें। यस मैम। अशोक और मुकेश ने ज्वेलरी शॉप लूटने के प्लान को कबूल किया और उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें कानून के सामने पेश किया जाने वाला था, लेकिन इन दोनों के लिए कानून का एक कटघरा नया नहीं था, लेकिन अशोक की पत्नी किरण के लिए यह सब कुछ नया था। किरण एक ऐसी असलियत का सामना कर रही थी जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। तुम जैसी दोस्त हो ना जया, तो किसी को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। माना कि तुम अशोक को अपना भाई मानती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी क्या जया? एक औरत होने के नाते भी तुमने नहीं सोचा मुझ पर, मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी? किरण, अशोक और मुकेश ने मुझसे वादा किया था कि वो ये लाइन छोड़ देंगे, और जब अशोक तुम्हारे लिए सीरियस हुआ था ना, तो उसने मुझसे खुद कहा था कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। और तुमने मान लिया जया? और मेरा क्या? मुझे अंधेरे में क्यों रखा तुमने? मेरे पति की तरह तुम्हारा पति भी एक क्रिमिनल है। शायद तुम्हें ऐतराज नहीं होगा एक क्रिमिनल की बीवी कहलाने में, पर मुझे है। मेरा रिश्ता एक क्रिमिनल के साथ क्यों बंधवाया तुमने? किरण, अगर रिश्ते बनवाने की ताकत होती ना मुझ में, तो मैं अपने पति का जुर्म से कब का रिश्ता तुड़वा देती। अशोक का प्यार अगर एक तरफा होता तो मैं कभी बढ़ावा नहीं देती, पर प्यार तो तुम्हें भी हुआ था ना उससे। प्यार? जया, वो प्यार नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। मम्मी, पापा, भूल मुझसे हुई है और अब इसका सामना भी मैं ही करूंगी। किरण, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यह कह सकता हूँ कि ये वक्त सामना करने का नहीं है, सामने देखने का है, आगे देखने का है। अतीत की भूल को भूल जाओ। क्या भूल जाऊं मैं बादल? क्या आगे देखूं मैं? क्या है मेरे पास आगे देखने को? अगर मुझे आगे देखना ही था तो मुझे तब देखना चाहिए था जब तुमने मुझे अशोक के बारे में वार्निंग दी थी। शक के सारे सुराग मेरी आंखों के सामने थे, पर मेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी थी। किरण, अब तुम मुझे सच्चा दोस्त मानती हो? ऑफ कोर्स मानती हूँ बादल। क्या बात है, खुलकर बोलो। किरण, ये अशोक तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों बादल? कहता है बचपन में एक ही टाइम में दोनों माँ बाप मर गए, फिर 8 साल की उम्र से ढाबा और रेस्टोरेंट में काम किया, फिर एक केटरिंग कंपनी का मैनेजर बन गया और आज तुम्हारे लिए एक घर भी लिया किराए पे। बस ये कहानी फिल्मी लगती है, वो भी 80 के दशक। बादल गलत नहीं कह रहा है किरण, मुझे भी कुछ अटपटा सा लगता है। जैसे कि? देख, बात जैसे कि नहीं है, ज़्यादा डिफेंसिव मत हो, ठंडे दिमाग से सोच। उसने कहा कि उसकी महीने की सैलरी 15,000 रुपये है, राइट? रॉन्ग, अब 20,000 हो गई है। ओके फाइन, 20 हो गई है। रहन सहन भी सही है, आफ्टर मैरिज के लिए उसने घर भी किराए पे ले लिया, लेकिन मोबाइल, आजकल के ज़माने में मोबाइल कौन नहीं रखता यार? मुझे पता था ये बात तो उठेगी, पर मैं सच बोलूं, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार। वो औरों से बहुत अलग है और यही उसकी खूबी है। ऐसा है यार कि काम के वक्त मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती, और काम हो जाने के बाद मुझे काम वालों की ज़रूरत नहीं होती। ड्यूटी के बाद कोई भी ऑफिस से मुझे फ़ोन करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी। तुम कोई काम हो क्या? तुम तो ज़िंदगी हो, ज़िंदगी। और ज़िंदगी को कोई फ़ोन करके मिलता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा एक भी बार हुआ है जब मैंने मिलने का वादा किया हो और 1 मिनट भी लेट हुआ हो? नहीं। तो जब भी तुम्हें मुझसे मिलने का मन करे, अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारे मेरे बीच में फोन का क्या काम? गोली मारो साले। देखो बेटा किरण, हमें अशोक से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम उसके बारे में उतना ही जानती हो जितना हम जानते हैं, और वो बहुत ज्यादा नहीं है।
प्यार बहुत ज़्यादा है माँ, दोनों तरफ से। फिर तो आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपनी जिंदगी उसके साथ बांटना चाहती हो और वो भी यही चाहता है। तुम समझदार हो, तुमने आज तक कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया, तो फिर इतना बड़ा फैसला लेने में कैसे चूक होगी? मैं चूक गई पापा, मैं चूक गई। कैसी बात कर रही है बेटा? तेरी चूक कहाँ हुई? अरे अगर कोई अपने अतीत के बारे में झूठ बोलता है, अपनी असलियत चालाकी से छुपाता है, तो फिर तेरी गलती कहाँ है? नहीं पापा, और मैं अपनी गलती की सजा अपने होने वाले बच्चे को नहीं दे सकती। अशोक इसका बाप है, ये कोई नहीं बदल सकता पापा। बेटा किरण, तू उससे एक बार मिल ले। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं बेटा, पति है वो तेरा, तेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तू प्यार करती थी कभी उससे? ऐसे रिश्ते अधूरे में नहीं छोड़े जाते बेटा। और अगर तोड़ना ही है तो एक आखिरी बार उससे मिल ले, अपनी बात कह ले, उसकी बात सुन ले, फिर तुझे जैसा ठीक लगे। अशोक चलो। मुझे माफ कर दो किरण, मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे हमारे लिए एक बेहतर जिंदगी चाहिए थी। झूठ, माफी भी झूठी अशोक। तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, वो है जुर्म करना। बचपन से जुर्म करते आए हो ना तुम, घर से भागे भी जुर्म करने के लिए। कितनी बार तुम्हें सजा हुई अशोक, फिर भी नहीं सुधरे तुम। मैं, हमारा बच्चा, कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। छूना मत, छूना मत तुम मुझे अशोक। किरण, मैं तुम्हारा हर इल्जाम कबूल करता हूं और मैं वादा करता हूं ये लाइन हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुमने जुर्म छोड़ दिया तो क्या अशोक? तुम्हारे अतीत का क्या? मुझे नहीं कहलाना किसी क्रिमिनल की बीवी अशोक। मैं नहीं चाहती कोई मेरे बच्चे को बोले तेरा बाप क्रिमिनल है। ऐसा कभी नहीं होगा किरण, मैं इसकी कसम। नहीं, बच्चे की कसम खाई ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अशोक, समझे तुम? अच्छा चिल्लाओ नहीं। देखो इस सजा के साथ मैं अपना सारा अतीत गाड़ दूंगा। वादा है मेरा, हम कहीं और जाकर बसेंगे, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि मेरा ऐसा भी कोई अतीत था। बस एक बार दिल पर पत्थर रखकर मुझे माफ कर दो। प्यार करता हूं तुमसे, इस जिंदगी से एक मौका दे दो किरण, सिर्फ एक मौका किरण, एक मौका दे दो किरण प्लीज। किरण, मैं ये वादा कभी नहीं टूटने दूंगा। बस मेरी मदद कर रहा है तो अपने आप को सुधारने में और हमारी जिंदगी सुधारने में। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। किरण, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पति को सुधारने में कामयाब हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। मैं जान लगा दूंगी मैडम, लेकिन एक बात याद रखना, ये बेल ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम्हारे पति को एक न एक दिन जेल जाकर अपनी सजा काटनी होगी। किरण, अब तो बस करो यार, छठा महीना चल रहा है, मैं काम शुरू कर रहा हूं ना, वैसे आ जाएंगे। तुम काम शुरू करोगे और
काम पर पैर जमाने से पहले ही तुम्हारी बेल ख़त्म हो जाएगी और मुकदमे का नतीजा तो लगभग आ ही चुका है ना। तुम्हें जेल तो होकर ही रहेगी। ऐसे में मेरा जॉब छोड़ना बनता नहीं है अशोक। हम खाएंगे क्या? मुझे ताज्जुब होता है किरण कि फिर से तुमने उस आदमी पर भरोसा कैसे कर लिया। मैंने उससे सच्चा प्यार किया है बादल, और प्यार सब कुछ सिखा देता है। भरोसा, ताकत, हिम्मत, सब कुछ। लो, मैं जल्दी लौटा दूंगी पापा। मैं समझ सकती हूँ इसका इंतज़ाम करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। कैसी बात करिए बेटा, तू तो पहले से ही मेरी समझदार बेटी है। समझना तो उस अशोक को चाहिए कि तू उसकी बेल के लिए कितना कुछ कर रही है, और बेटा ये सब कुछ उसे जेल जाने से रोक नहीं सकेगा। अशोक इस बात को समझता है पापा। पर बेटा अशोक से ज्यादा इस बात को तुझे समझने की जरूरत है। असलियत को देखो और समझो किरण, तुम दोनों के रिश्ते फिर से नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? ऐसे मत कहो प्लीज। तुम्हें हर्ट करना या फिर तुम्हें डिप्रेस करना मेरा इंटेंशन नहीं है, पर सोचो उसकी रिहाई के लिए अभी काफी वक्त है। तुम कितनी बार बेल एप्लीकेशन मांगती रहोगी? बेल फ्री तो नहीं होती, सस्ती भी नहीं होती। पर वो आजाद तो हो जाता है ना। अगर उसे आजादी इतनी पसंद थी तो फिर वो ऐसा काम करता क्यों है जिससे उसकी आजादी छीन जाए? बचपन में जुवेनाइल होम्स, उसके बाद न जाने कितने जेलों के अंदर बाहर आता जाता रहा ये आदमी। अगर वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो उसे एक रेड फ्लैग समझो किरण। तू एक बार दिल से नहीं सोच के दिमाग से सोच, ठंडे और क्लियर दिमाग से सोच। क्या ये आदमी कभी भी सुधर सकता है? नहीं, मुंह में नहीं चलते। पिछले महीने एक बार भी मिलने नहीं आई तुम। बहुत काम था अशोक, और फिर आज भी बड़ा हो रहा है। सुनो, अब तुम ये जॉब छोड़ दो। तुम अभी जेल से निकले हो अशोक, तुम्हारे हाथ में कोई नौकरी भी नहीं है। वो भी मिल जाएगी यार। एक बार तुम्हें ढंग की नौकरी मिल जाए, 2-4 महीने सेट हो जाओ तुम नई जॉब पर, फिर सोचूंगी जॉब छोड़ने के बारे में। अरे यार, ऐसा भी क्या है वहाँ लोगों के एहसान है मुझ पर अशोक। तुम्हारे कहने पर पहले भी मैंने एक बार नौकरी छोड़ी थी। बड़ी मुश्किल से मेरी बॉस ने वापस मुझे जॉब पे लिया। भरोसा एक बार टूटता है तो रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। मेरे और अशोक का रिश्ता झूठ की नींव पर खड़ा था, जो धंस गया था। प्यार भी अब कम होता चला गया। अतीत के झूठ भविष्य के भूत बन जाते हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ते। किरण कहाँ है अशोक? कहाँ है का क्या मतलब? मुझे क्या मालूम होगा कहाँ है वो? किरण कल दोपहर को घर से निकली थी, तभी से उसका फोन ऑफ है। रात भर से घर लौटी नहीं है वो। माँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने वाली हूँ
उसके साथ कल्याण जाऊंगी और फिर रात को उसी के घर रुक जाऊंगी। कल सुबह लौटूंगी। हाँ लेकिन बेटा कौन से दोस्त से मिलने जा रही हो? है एक माँ, चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। किरण ने कहा था कि वो कल्याण जा रही है। मैं क्या अकेले रहता हूँ कल्याण में? तुम्हारे पास नहीं आई तो फिर कहाँ गई? मैं क्या जानूं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो यहाँ आ रही है। आखिर गई कहाँ वो? देखिए, जहाँ भी गई हो उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। रात भर से बाहर रही है वो और उसका फोन भी ऑफ है। दावे के साथ तो नहीं कह सकते, बॉडी काफी गल चुकी है। सुसाइड केस लगता है। नहीं तो फिर वो बॉडी किसी और की होगी। मेरी बेटी किरण सुसाइड कर ही नहीं सकती। देखिए, वो सुसाइड कर सकती है या नहीं इस बात पे हम बाद में बात करेंगे। पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ के बॉडी की शिनाख्त कीजिए। उम्र करीब 26-28 साल है जो आपने बताया था, और हाइट भी मैच होती है। आज सुबह मड़ के बीच पे बॉडी बह के आई थी। आप लोग जल्द से जल्द मॉर्ग आ जाइए। आर्म्स पोजेशन के जुर्म में 1 साल सजा काटने के बाद हैबिचुअल ऑफेंडर और हिस्ट्री शीटर अशोक गोयल रिहा हुआ था। उस दिन के बाद से उसके और उसकी पत्नी किरण के बीच का रिश्ता तनाव का दलदल बन गया था। यह रिश्ता तब से खट्टा पड़ गया था जब अशोक गिरफ्तार हुआ था। किरण को भनक तक नहीं थी कि अशोक एक क्रिमिनल है। अशोक ने बड़ी चालाकी से अपनी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री किरण से छुपा कर रखी थी। किरण अपने आप को अशोक से अलग नहीं कर पाई। वो उससे प्यार करती थी और इस असलियत को कबूल ही नहीं कर पा रही थी। और फिर एक दिन किरण गायब हो गई। वो अपने माता पिता के घर से उसी एरिया के लिए निकली थी जहां अशोक का घर था। उसके माता पिता को लगा कि वो अशोक से मिलने गई होगी, लेकिन अशोक का कहना था कि वो उससे मिला ही नहीं। और अब 3 दिन बाद एक लाश मिली थी। हुलिया किरण से मैच कर रहा था और पुलिस को शक था कि ये शायद किरण की ही लाश है। फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को ये एक सुसाइड का केस लग रहा था। लेकिन क्या किरण सुसाइड करने वाली पर्सनैलिटी थी? क्या ऐसे कोई हालात पैदा हुए थे? कहां थी किरण? क्या हुआ था उसके साथ और क्यों? किरण की जिंदगी का सफर हम पूरा करेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, बिना सिद्धांत के फर्ज अदा नहीं होता। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।